वेलकम टू नो एंड ग्रो एडिटोरियल डिस्कशन। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 10 सितंबर 2022। आज का एडिटोरियल निर्मला सीतारमण द्वारा पार्लियामेंट में महंगाई के बारे में दिए गए रिपोर्ट के बारे में है। इस एडिटोरियल के हम वोकैब सेक्शन, कम्प्रीहेंशन सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एडिटोरियल स्टार्ट करें, इसमें आए हुए वोकैब्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है स्पीक एट लेंथ। स्पीक एट लेंथ का मतलब किसी भी विषय पे विस्तार से चर्चा करने को कहेंगे स्पीक एट लेंथ। एट लेंथ मतलब विस्तार से कहना। डिस्क्राइब द मैटर कम्प्लीटली, किसी बात को पूरी बात बताना, विस्तार से चर्चा करने को कहेंगे स्पीक एट लेंथ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड एक निगेटिव वर्ड है। जब भी कोई भी चीज़ बहुत लंबे काल तक चले, हमेशा निगेटिव सेंस में ही आता है। कोई भी बीमारी है या पेंडेमिक है, इपिडेमिक है, जो लंबे काल तक परसिस्ट करता है, PERSIST परसिस्ट करता है। परसिस्ट भी एक निगेटिव वर्ड ही है। लंबे काल तक कोई भी बीमारी या कोई भी निगेटिव घटना परसिस्ट होती है तो उसे प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, इसको प्रोट्रैक्टेड, इसका साइनों के रूप में प्रोट्रैक्टेड, एक लंबा खींचा हुआ। जैसे कोई भी प्रकाल होता है ना, तो इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं। उसी से बना है प्रोट्रैक्टेड, लंबा खींचा हुआ। कोई भी वर्क हो सकता है। और यहाँ पे एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड भी इसका साइन होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिलिटोरियस। डिलिटोरियस एक निगेटिव वर्ड है। हार्मफुल ऑब्टेन इन सटल वे। सटल वे मतलब जो दिखता नहीं हो कि उसी समय उसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, तो उसे कहेंगे डिलिटेरियस। डिलिटेरियस जैसे स्मोकिंग कहते हैं ना, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, इसको डिलिटेरियस फॉर हेल्थ कह सकते हैं, क्योंकि उसका इमिडिएटली इफेक्ट हम नहीं देख पाते हैं। वो धीरे 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 हमें नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ही डिलिटेरियस कहते हैं। सटल वे में, बिल्कुल ये सब्टल लिखा हुआ है लेकिन इसे सटल पढ़ते हैं। सटल वे में हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे डिलिटेरियस कहते हैं। रेड लिटर्ड, नेक्स्ट वर्ड रेड लिटर्ड मतलब होता है कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस, यानी कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो, महत्वपूर्ण घटना हो, उससे हम रेड लिटर्ड कहते हैं। जो मेमोरेबल रह जाए, जो याद में रह जाए। जैसे कहा जाता है ना, ए रेड लेटर डे इन माई लाइफ, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो आपके लाइफ में तो उसे कहते हैं अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे ये इडियम्स में भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। SSC बैंक्स एग्जाम में हमेशा इसे पूछा जाता है, अ रेड लेटर डे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का हिंदी होता है झुकाव। किसी चीज़ की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी बात की तरफ, किसी आइडिया की तरफ, किसी पर्सन का झुकाव होता है, उसे हम प्रोपेंसिटी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्ड पेंचेंट होता है। यहाँ पे पेंचेंट इसका है, इसका भी मतलब होता है झुकाव। प्रोपेंसिटी किसी भी आइडिया की तरफ, इंक्लिनेशंस कह सकते हैं। इंक्लिनेशंस एक आसान वर्ड है, लेकिन एग्जाम में प्रोपेंसिटी और पेंचेंट हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेंट। डेंट एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये पता नहीं चलता कि इसका कब कैसे यूज होता है। डेंट का मतलब होता है कहीं से कोई है, वहाँ से थोड़ा सा काट देना, कोई भी चीज़ हो तो उसे कहते हैं कि इसमें डेंट है, डेंट लग गया। जैसे स्लाइट हॉलो, कि कहीं पे भी है थोड़ा सा कट गया, उसको हम डेंट कहेंगे। कट कर देना या चॉप कर देना, उसे डेंट कहेंगे। कभी कभी या मैक्सिमम टाइम में तो यही यूज होता है। ड्यू टू माई सिचुएशन देयर हैज़ बिन डेंट इन माई सेविंग। अभी श्वेताब आए थे संदीप के चैनल पे, तो ये बोले कि आजकल मेरा सिचुएशन इतना ख़राब है कि मेरे सेविंग्स में डेंट लग गया है। डेंट लग गया यानी कि मेरी सेविंग्स अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे डेंट शब्द यूज होता है कि डेंट इन समवन सेविंग्स। डेंट इन सब हमेशा यूज होता है डेंट इन समवन वोट्स। किसी भी नेता का जो वोट होता है तो उसमें कोई जाकर उस वोट को निकाल लेता है और उस वोट को अपनी तरफ कर लेता है, तो उन नेता कहता है कि हमारे वोट में डेंट लग रहा है, यानी कि कट हो रहे हैं। तो
ए डेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कैटेलाइज। कैटेलाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ का इल्ड होना या ट्रांसलेट इनटू, यानी कि किसी भी फॉर्म में है और दूसरे फॉर्म में जो चीज़ें बदल रही हैं। तो कैटेलाइज का मतलब होता है इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर देना किसी भी चीज़ की वजह से, और जो जिसके वजह से यह प्रोसेस फास्ट हो रहा है उसको कैटेलिस्ट कहते हैं। यह केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, लेकिन इसको पेपर में या किसी भी प्रोसेस में भी खूब यूज किया जाता है। कैटेलिस्ट, LYST, कैटेलिस्ट होता है उस वस्तु को कहते हैं जो प्रोसेस को बढ़ा देता है, यानी कि इल्ड करता है। इल्ड मतलब प्राप्त करना, कोई भी दूसरा है दूसरे फॉर्म में हम उसको प्राप्त कर रहे हैं तो उसको इल्ड कहेंगे या उसको कैटेलाइज कहेंगे। यहाँ पे इल्ड का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि YEILD लिख देते हैं, लेकिन इसका होता है YIELD, इसको याद रखेंगे। ट्रांसलेट इनटू, नेक्स्ट वर्ड है सोइंग। सीड टाइम, किसी भी बोते हैं ना, इसको हिंदी में बुआई कहते हैं। जैसे धान की बुआई, गेहूं की बुआई होती है, उसको सोइंग कहेंगे। एस्पर, एस्पर मतलब होता है स्टिमुलस, उछाल किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में उछाल होते हैं, इसको हिंदी में उछाल कहते हैं। उसको इसका साइनो स्टिमुलस हो सकता है। प्रोत्साहन भी कह सकते हैं इसको, प्रोत्साहन, इम्पेटस या इन्फ्यूजन, ये सारे के सारे एक जैसे ही वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, उछाल, स्पर का स्टिमुलस, इम्पेटस और इन्फ्यूजन साइनो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस, किसी को कन्विंस करना, राजी करना, सहमत करना, राजी करना या सहमत करना, उसको कहते हैं कन्विंस करना। इसका साइनो परसुएड हो जाएगा। ब्रिंग अराउंड, इसका साइन होगा फ्रेज में, यह एक फ्रेज है तो इसको याद रखेंगे, ब्रिंग अराउंड। और इंड्यूस, इंड्यूस मतलब राजी करना, कन्विंस करना। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पे रिसर्च वर्ड है, यानी कि कोई भी घटना पहले हुई तो है लेकिन फिर से वो आ रही है, फिर से हो रहा है, तो उससे हम कहेंगे रिसर्च हो रहा है, यानी कि फिर से राइज हो रहा है, फिर से कमबैक उसका हो रहा है। और या अपटर्न कहेंगे, अपटर्न, कमबैक या टू राइज अगेन, उसको रिसर्च कहते हैं, लगभग निगेटिव सेंस में यूज होता है। टेम, जैसे टेम एनिमल होते हैं ना, कुछ होते हैं जंगली, उसको हम जंगली जानवर कहते हैं। एक होता है टेम, जैसे जो डॉगीज होते हैं उसको हम पालते हैं तो उसको टेम एनिमल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल उन लोगों के सेंस में, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के सेंस में हम टेमिंग शब्द का यूज करते हैं, मास्टर करने में। या डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट मतलब डोमेस्टिक मतलब घर में उसको रख रहे हैं तो उसे हम टेम कहेंगे। नज करना, टू फोर्स जेंटली, किसी चीज़ को थोड़ा सा फोर्स करना, एनवाय करना, किसी को फोर्स करेंगे हम, लगभग एल्बो के द्वारा ही होता है, ELBOW, हम मतलब अपनी केहूनी से किसी को फोर्स करते हैं तो उसको नज कहा जाता है, तो वो थोड़ा सा एनवाय होता है तो उसको एनवाय भी कहेंगे। नैगिंग भी होगा, नैगिंग मतलब परेशान करना, किसी को नैग करना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है लेट द गार्ड डाउन, यह एक इडियम्स है जो इसमें इस एडिटोरियल में यूज किया गया है। लेट द गार्ड डाउन, यानी कि जो गार्ड हम लगाए थे, जैसे कार में जो सीट बेल्ट होता है वो एक गार्ड के रूप में होता है, तो कहीं अगर मुझे ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है तो हम उसे निकाल देते हैं, तो उसको कहा जाता है लेट द गार्ड डाउन। एरोप्लेन में भी सीट बेल्ट रहता है तो कहता है अब मतलब रिलैक्स हो जाने के बाद कहा जाता है कि लेट द गार्ड डाउन, यानी कि आप रिलैक्स हो जाइए, टू रिलैक्स। और स्टॉप बीइंग केयरफुल, यानी कि उस समय लगाए रहते हैं तो बहुत केयरफुल रहते हैं, तो अब केयरफुल अगर रहना छोड़ दे रहे हैं, रिलैक्स हो जाते हैं तो उसको कहेंगे लेट द गार्ड डाउन। नेक्स्ट वर्ड है रेकॉन करना, रेकॉन मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, यानी कि थिंक करना, कंसीडर करना, रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है सिंकोगनाइज, सिंकोगनाइज मतलब होता है किसी से मिलाना, कंपेयर करना, किसी से कंपेयर करना, उसको मिलाना, या उसको इनकंग्रुअस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, कंग्रुअस हो जाएगा। कंग्रुअस यानी कि संगत, एक संगत करना, मिलाना, कंपेयर करना, इसका सिंक्रोनाइज का मतलब हो जाएगा।
अनफेटर्ड, अनफेटर्ड जानने से पहले सबसे पहले फेटर्ड जानिए। FETTER कल भी आया था। फेटर्ड मतलब बेड़ी लगाना, जंजीर में उसको बांध देना, तो उसका हो जाएगा फेटर्ड का रिस्ट्रैंड, RESTRAND, रिस्ट्रैंड अंकुश लगा देना या इनहिबिट कर देना, रोकना, इन HIBITE। और इसमें जो भी होंगे ना, इसके अन लगा के उसको उल्टा कर दिया गया है। फेटर्ड करना को यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, अनफेटर्ड यानी कि रिलीज कर देना, अनरिस्ट्रेंड यानी कि अंकुश न लगाना, इनहिबिट यानी रोकना नहीं। तो यह यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो निगेटिव है। तो सब में अन लगाया गया है, फेटर्ड, रिस्ट्रेंड और इनहिबिट होता है। ए टैड कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है अ टैड। अटैड का मतलब होता है कोई बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, तो उसको अटैड कहेंगे। अटैड बहुत छोटा कम अमाउंट को। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिएट, किसी चीज़ को जल्दी करना, उसको कहा जाता है एक्सपेडिएट, टू डू क्विकली। नेक्स्ट वर्ड कोहेसिव, स्टिक टुगेदर। कोहेसिव मतलब एक साथ स्टिक होना को कोहेसिव कहेंगे। अब चलिए कंप्रिहेंशन सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे है स्टेइंग द कोर्स, स्टेइंग द कोर्स ऑन मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो अभी महंगाई चल रही है उसको मॉनिटर करने पे ये आर्टिकल फोकस कर रहा है। इन्फ्लेशन में हैव मॉडरेटेड अ बिट, इन्फ्लेशन को, महंगाई को थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है, बट रिमेन अ थ्रेट डेट वारंट कांस्टेंट विजिल। थोड़ा सा मॉडरेट तो किया गया है, लेकिन यह अभी भी है, बट रिमेन्स अभी भी है, एक थ्रेट है, खतरा है। डेट वारंट यह नीड करता है, वारंट मतलब नीड, डेट नीड कांस्टेंट विजिल, विजिल मतलब नज़र, इस पे अभी भी एक कांस्टेंट लगातार इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ओवर दिस वीक, इस वीक में, पिछले वीक में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्पोक एट लेंथ यानी कि विस्तार से चर्चा की ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन बैटल, इंडिया का जो महंगाई से लड़ाई चल रही है उस पे सिग्नलिंग इट इज़ नो लॉन्गर, यह सिग्नल देते हुए, यह रेफरेंस देते हुए, यह बताते हुए कि इट इज़ नो लॉन्गर अ रेड रिलेटेड प्रायोरिटी, कि यह अब इंडिया की रेड रिलेटेड प्रायोरिटी नहीं रहने वाली है। ये इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय अब नहीं रहने वाला है। एज क्यों? क्योंकि देयर आर मोर परस्यूट, यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वर्ड प्लुरल है या सिंगुलर है। यहाँ पे आर आ गया है, इसका मतलब नेक्स्ट ही हम प्लुरल ही, निश्चित ही प्लुरल ही आगे यूज कर रखे हैं। मोर पिक्चर्स परस्यूट्स, यानी कि अब इंडिया के पास और भी बहुत सारे परस्यूट्स हैं, यानी कि काम करने को हैं, पीछा करने को हैं, समाधान करने को हैं, बहुत सारे अभी पिक्चर्स हैं। अब कौन कौन से पिक्चर्स हैं? सच एज क्रिएटिंग जॉब्स, यानी कि जॉब को क्रिएट करना है, सस्टेनिंग ग्रोथ, ग्रोथ को सस्टेन रखना है, और इंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और लोगों में इक्वल वेल्थ जाए इस बात को इंश्योर करना है। यानी कि कह रही हैं कि अब जो महंगाई है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय अब नहीं रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमने महंगाई पे काम किया है, लेकिन अब हम दूसरे सेक्शन पर ध्यान देंगे, जॉब क्रिएट करने पे, ग्रोथ पे, और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पे हम ध्यान देंगे। द गवर्नमेंट सी रिमार्क्ड, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए कॉमा लगा के कर दिया गया है। अगर इसे हम हटा भी देना तो सेंटेंस गलत नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज़ शोन इट्स एबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कॉमा लगा के हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। द गवर्नमेंट सी रिमार्क्ड, उन्होंने ऐसा रिमार्क किया। द गवर्नमेंट, सबसे पहले पूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, पूरी कैबिनेट की। सी रिमार्क्ड, अब उनका रिमार्क आता है क्या? हैज़ शोन इट्स एबिलिटी, गवर्नमेंट ने अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत को शोन किया है, बताया है। टू टैकल इन्फ्लेशन, यानी कि हमारे पास क्षमता है इन्फ्लेशन की सामना करने की। हैविंग, यहाँ पे समाप्त हो जाने के बाद बिफोर का से
सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। हैविंग ब्राउट इट, इसको लाने में, नीचे लाने में, ब्राउट इट डाउन, इस हैविंग ब्राउट इट डाउन टू समव्हाट मैनेजेबल लेवल, यानी कि हमने इसको मैनेजेबल लेवल पे ला दिया है, इसको नीचे ला दिया है जहाँ से महंगाई अब मैनेज हो जाएगी। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ, पिछले महीनों में, पिछले 2 महीनों में, कपल ऑफ मंथ मतलब पिछले 2 महीनों में। नेक्स्ट है द फिनांस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट इन्फ्लेनेटरी प्रेशर। यहाँ पे फिनांस मिनिस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है इन्फ्लेनेटरी प्रेशर टू बी कैप्ड। कैप का मतलब होता है, अरेस्ट करना का मतलब उसको कंट्रोल करना, यानी कि फिनांस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट इन्फ्लेनेसरी, यहाँ पे इन्फ्लेशन से बना है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन एक नाउन है, तो यहाँ पे प्रेशर्स है, PRESSURES, प्रेशर्स के पहले क्या देंगे हम, एडजेक्टिव, तो इसमें प्लस ERY लगाकर इन्फ्लेनेसरी बनाया गया है। इन्फ्लेनेसरी यह एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इन्फ्लेनेसरी जो है वह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रेशर्स नहीं कह सकते हैं, इन्फ्लेनेसरी प्रेशर्स कहेंगे। टू बी कैप्ड, यानी कि गवर्नमेंट यह आशा कर रही है कि कैसे कैप होगा, कैसे कंट्रोल होगा। टू बी स्टेप टेकन बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं उससे यह कंट्रोल हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट सिंस, और गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा जो नए स्टेप लिए गए हैं उससे इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। सिंस, क्योंकि कंज्यूमर इन्फ्लेशन हिट एट 8 ईयर हाई, कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वह 8 साल में सबसे ज़्यादा हिट किया अप्रैल में। कितना, 7.8% हिट किया था अप्रैल में। एंड रिसेंट डीप इन कमोडिटी प्राइस, जिसको हम थोड़ा सा कम किए हैं, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो स्टेप लिया गया है उससे हम चीज़ों को सही करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि अप्रैल में तो 7.8 था, अब इतना नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने जो स्टेप लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया उसके द्वारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है। यद्यपि जुलाई का जो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो कमोडिटीज़ के कॉस्ट हैं, जो गुड्स हैं उसका जो कॉस्ट है उसी को रिटेल कहा जाता है। रिटेल का जो इन्फ्लेशन है ऑफ 6.71% वाज अ रिलीफ, जो 7.8% था वो 6.71% हो गया जुलाई में, तो ये एक रिलीफ की बात थी। इट स्टिल रिमेन्ड अनकम्फर्टेबली अबव 6% ऑफिशियल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि हम 4% पे महंगाई रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ±2% लगा दे रखा है, यानी कि हम मैक्सिमम तो 6% जाएंगे, मिनिमम 2% पे लाने की कोशिश करेंगे, और 4% इन्होंने बीच में रखने का एक मतलब पब्लिक से वादा किया था। लेकिन जो ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब होता है कोई भी मैक्सिमम पॉइंट, थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो अभी 6% का जो ऑफिशियल टॉलरेंस है, 4% + 2%, उससे अभी भी यह ज़्यादा है, 6.71% जुलाई वाला। प्राइस राइज इन रूरल इंडिया हैज़ बीन मच शार्पर, जो रूरल इंडिया है, जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो प्राइस है वो और ज़्यादा राइस है, वो बहुत शार्पर है प्राइस में राइज। एवरेजिंग 7.6% इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2022-23 एंड ओवर 7% थ्रू 2022 सो फार, यानी कि अब तक 7.6% है फर्स्ट 4 मंथ में, और 7% है अब तक, कंपेयर टू ओवरऑल एवरेज कंज्यूमर इन्फ्लेशन 7.14 एंड 6.79 फॉर द 2 टाइम फ्रेम्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो एवरेज कंज्यूमर इन्फ्लेशन है 7.14%, उससे ये 7.6% गाँव में ज़्यादा है, और जो 6.79 है एवरेज में, उससे उसके कंपेयर में
7% है। यानी कि शहरों की अपेक्षा एवरेज का ये ज़्यादा है। और एवरेज से इसका मतलब डेफिनेटली जो शहरों में होंगी वो इस एवरेज से बहुत कम होंगी। तो इसके सीधे कहने का मतलब ये है कि गांव का जो इन्फ्लेशन है वह ज़्यादा है। रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन ज़्यादा है शहरी क्षेत्र से। नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। वाइड वाइल डेडलाइन मंथली नंबर्स अफेक्ट सेंटिमेंट। ये मतलब वाइल दो डेडलाइन मंथली नंबर्स यानी कि मंथली रिपोर्ट जो आते हैं कि इतना इस मंथ में इतना परसेंट इन्फ्लेशन रहा, इस मंथ में 7.5% इन्फ्लेशन रहा, ये लोगों के सेंटीमेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो अफेक्ट आया है वो वर्ब की तरह आया है और वर्ब में अफेक्ट और इफेक्ट होता है नाउन में। तो यहाँ पे वर्ब की तरह पे आया है तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आता, यहाँ पे अफेक्ट ही आना था क्योंकि वर्ब की तरह आ रहा है। तो अफेक्ट सेंटीमेंट ये लोगों के सेंटीमेंट्स को, मूड को इम्पैक्ट करता है। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ, एक लंबा स्पेल अगर चलता है, प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक लंबा प्रोट्रैक्टेड स्पेल चलता है हाई इन्फ्लेशन का, इज मोर डिलीटेरियस, ये बहुत हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है फॉर हाउस होल्ड एबिलिटी, यानी कि जो परिवार हैं उनकी क्षमता के लिए, उनकी क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, यानी कि अगर खर्च करने की हमारी झुकाव है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक लंबा इन्फ्लेशन, महंगाई अगर चलती है वो। डेंटिंग डिमांड, यह डिमांड में डेंट लगा देती है, कटाव कर देती है, डिमांड कम होता है। एंड ग्रोथ इम्पल्सेस, और जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, उस इम्पल्स को भी यह डेंट लगा देती है, कम कर देती है, किसको किसको, विकास को, और हमारी स्पेंड करने की क्षमता को कट करता है। डेट में कैटेलाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को क्या करना पड़ता है कि जैसे हम डिमांड कम हुआ तो इंडस्ट्री के पास फिर से उसमें डिमांड को बढ़ाने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नया से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि लोगों के बीच डिमांड बढ़े, नया से उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है कंपनीज़ को, कमोडिटीज़ के कॉस्ट को कम करना पड़ता है अगर हमारी डिमांड कम होती है। द अनइवन मानसून, और जो अभी बारिश हुई है वो बहुत अनइवन हुई है, अच्छी तरह से नहीं हुई है अब तक सो फार, कुड फर्दर वीकेन रूरल डिमांड। यह रूरल डिमांड यानी कि गांव में जो गांव का जो डिमांड है वह अब फिर से मतलब अब और ज़्यादा वीकेन करेगा। यानी कि अगर वहाँ पे पेडिस क्रॉप्स जो अच्छे मतलब क्रॉप्स फसलें नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो खरीदेंगे नहीं सामान को, और उससे डिमांड कम होगी, वीक करेगा रूरल डिमांड को। इवन एज वरीज अबाउट लोअरिंग सोइंग ऑफ पेडी एंड पल्सेस आर स्परिंग देयर प्राइस हायर इन रिसेंट वीक्स। यानी कि अगर बुआई कम होती है, लोअर सोइंग होती है, बुआई कम होती है किसकी, धान की और दाल की, तो यह इसके प्राइस में डेफिनेटली स्पर लाएंगे, यानी कि इंक्रीज ला देंगे, जो अभी देखा भी गया है रिसेंट वीक में। नेक्स्ट है द आरबीआई बिलीव्स, आरबीआई को ऐसा लगता है डेट इन्फ्लेशन हैज पिक्ड इन इंडिया, यानी कि इन्फ्लेशन की अब पीक आ गई है, ये मैक्सिमम इन्फ्लेशन है अभी इंडिया में। बट डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा इज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, यानी कि माइकल पात्रा अभी भी इस बात से कन्विंस्ड नहीं है, उनको अभी ऐसा नहीं लगता है। आरबीआई तो ऐसा कहती है कि ये पीक है, यानी कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा अभी इससे सहमत बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है। अबाउट ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कितना लंबा चलेगा इसकी कोई अभी मतलब इस बात से सहमत नहीं है। ऑफ मॉडरेटिंग प्राइसेस डिस्पाइट लोअरिंग कमोडिटी कॉस्ट, यानी कि कमोडिटी कॉस्ट तो कम हुआ है, मॉडरेट प्राइस हुई हैं, लेकिन अभी ये इससे सहमत नहीं है। नोटिंग दैट, यह बताते हैं अपसाइड रिस्क परसिस्ट, यानी कि अगर हम किसी कमोडिटी के कॉस्ट को कम कर देते हैं, अपसाइड मतलब होता है पॉजिटिव, तो इसमें जो उछाल आता है इसके वजह से निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने के संभावना बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हम कभी
बहुत ज़्यादा लोन दे देते हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वहीं बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव रिस्क है वो परसिस्ट कर सकता है, वो फिर से आ सकता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो है फॉर अगस्त ड्यू नेक्स्ट वीक, जो आने वाला है अगले सप्ताह में। ड्यू दो तरह से यूज होता है, एक ड्यू टू कारण बताने के लिए, एक ड्यू मतलब प्रस्तावित, जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पे अगस्त नेक्स्ट वीक, जो अगस्त फॉर अगस्त नेक्स्ट वीक आने वाला है, सम रेकॉन कुछ थिंकिंग करते हुए कुड टेक इन्फ्लेशन क्लोजर टू 7% अगेन। वे कहते हैं कि 7% तक फिर से इन्फ्लेशन जा सकता है। पार्टली बिकॉज, यानी कि कम्प्लीटली नहीं, पार्टली बिकॉज, क्योंकि फूड प्राइस राइज, जो खाने के जो कॉस्ट हैं, अभी जो फूड कमोडिटीज़ हैं उसकी कॉस्ट में बढ़ावा इंक्रीमेंट आई है। डेट अकाउंट फॉर 45% ऑफ सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो 45% है वह फूड ही अकाउंट करता है, फूड का कॉस्ट। तो उसमें अगर राइज आई है तो डेफिनेटली हम इन्फ्लेशन को लेके इतना ज़्यादा अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं। एंड हैड डिप्ड टू 5 मंथ लो इन जुलाई, जो जुलाई में है वो पूरे 5 महीना में सबसे लो रहा। मे हैव रिसर्ड, जो जुलाई में सबसे कम रहा वह फिर से ऊपर आ सकता है। मे हैव रिसर्ड, फिर से यह आ सकता है, कम बैक कर सकता है। फाइल, जबकि वन शुड होप द वर्स्ट इज बिहाइंड, हम एक कोई मतलब ये आशा कर सकता है, हम आशा कर सकते हैं कि वर्स्ट जो सबसे ख़राब है, ये वर्स्ट है, ये बैड का थर्ड फॉर्म है। बैड WORST, वर्स, और वर्स्ट होता है WORST, यानी कि सबसे बुरा समय हो वो चला गया है। इट इज़, ऐसा हम आशा कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू लेट द गार्ड डाउन, लेकिन अभी अगर हम बिल्कुल चिंता छोड़ देते हैं, उसका गार्ड हटा देते हैं, तो यह बहुत जल्दीबाजी होगी। यह टू अर्ली टू हमेशा आता है TW2 प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस फिर टू अर्ली टू, यह बहुत जल्दीबाजी होगी और ये निगेटिव सेंस में आता है। टू अर्ली टू, यह बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम चिंता इसकी हटा देते हैं। ऑन थर्सडे मिसेस सीतारमन सैड, ये कहती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट हाई अलोन कैनॉट टेम इन्फ्लेशन, यानी कि इंटरेस्ट रेट को अगर हम केवल हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो यह सिर्फ माध्यम नहीं है कि हम इन्फ्लेशन को टेम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि हम पहले अगर इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, तो उससे ज़्यादा खरीद करेंगे तो डेफिनेटली कमोडिटीज़ की प्राइस राइज करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ एक वे नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें कि लोग लोन ही ना लें, यह केवल इन्फ्लेशन को टेम करने का वे नहीं है। एंड नज द RBI, और RBI को नज करती हैं, मतलब थोड़ी सी फोर्स करती हैं, टू नॉट बी एज सिंक्रोनाइज विथ इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ की अगर RBI, वहाँ के सेंट्रल बैंक जो वर्क कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, वह आप कॉपी न करें। यह RBI को कहती हैं सीतारमन कि उसी जो अपने डेवलप वर्ल्ड में आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो कर रहे हैं उसको आप सिंक्रोनाइज नहीं करें, उसको आप कॉपी नहीं करें। व्हेन गवर्नमेंट नीड टू बी अनफेटर्ड, ग्रोथ नीड टू बी अनफेटर्ड, यानी कि हमको फोकस ग्रोथ पे भी करना है, वह अनरिस्ट्रेंड नहीं होना चाहिए, उस पर ग्रोथ पे रिस्ट्रेंट नहीं लगना चाहिए। यानी कि आप जो बोल रहे हैं कि केवल हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, तो इंटरेस्ट, वो कहती हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो वहाँ पे कंपनीज के पास जो लोन लेते हैं उनके पास पैसा नहीं जाएगा, तो ग्रोथ में कमी आएगी। तो सिर्फ एक वे नहीं है, जो बाहर के मुल्क, जो डेवलप्ड मुल्क हैं, वो अगर अपना रहे हैं तो आप उसे कॉपी नहीं करें। नेक्स्ट है द इम्फेसिस ऑन मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। मल्टी प्रोंग्ड मतलब मल्टी प्रोंग्ड, यहाँ पे प्रोंग्ड मतलब होता है दांत वाला, जिसका बहुत सारा मतलब मल्टीलेटरल हो।
तो उस पे इम्फेसिस होनी चाहिए। अप्रोच टू कंटेन इन्फ्लेशन, यानी कि सिर्फ एक वे हमें नहीं अपनाना होगा कि हम इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दें, हमें मल्टीलेटरल अप्रोच को अपनाना होगा, इंक्लूडिंग बेटर लॉजिस्टिक। हम अच्छे से अच्छा लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी, हम फिजिकल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को उसको समाधान कर सकते हैं। उस जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो हम ज़्यादा उसमें क्या इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट करता है, जिससे हमारी फिजिकल पॉलिसी हो वह कांस्टेंट रहे। तो ये हम अपना सकते हैं, बेटर लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकते हैं। सच एज एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ऑन राइस लेटर दैट इवनिंग इज करेक्ट, यानी कि उसका नेक्स्ट इवनिंग में क्या किया गया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दिया गया राइस पे, यानी कि यहाँ की जो राइस बाहर जा रही हैं उस पे अब एक्सपोर्ट ड्यूटी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिससे एक्सपोर्ट राइस के एक्सपोर्ट में कमी होगी। राइस हमारे कंट्री में अगर अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली इसके प्राइस बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेंगे। तो ये सब मूव सीतारमन कहते हैं कि हम अपना सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट को कट करना सही नहीं रहेगा। हर फ्लैगिंग ऑफ वाइड वेरिएशन इन स्टेट इन्फ्लेशन ट्रेंड, linking higher inflation in some state to their failure to cut petroleum price may be a tad political। वो कह रही हैं कि स्टेट अभी जो पेट्रोलियम का प्राइस है उस पे जो टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको कम नहीं कर रही है। तो वो एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट प्राइस टैक्स कट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको फेलियर दिखता है और इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन दिखता है स्टेट के इन्फ्लेशन में। कि स्टेट का जो कोई स्टेट है, जैसे बीजेपी अगर गवर्निंग स्टेट है, तो वहाँ पे टैक्स को कट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वहाँ पे ये रहता है, तो वहाँ पे टैक्स कट कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे टैक्स कट नहीं किया जाता है, ताकि महंगाई उसी तरह रहे और गवर्नमेंट की इमेज ख़राब हो। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मूव है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एक्सपेडिएटली, गवर्नमेंट को जल्द ही एक्ट करना होगा ऑन हर कॉल, उनकी इस बात पे, फॉर अ मैकेनिज्म वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट वर्क टुगेदर टू टैकल प्राइस राइज, जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर इस प्राइस राइज को टैकल करे। अगर वो ऐसा कहती हैं तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा जल्दी एक्शन लेना होगा। डैट वुड बी मोर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग डैट इन्फ्लेशन का इमीडिएट टर्म मॉडरेशन, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा यह इंश्योर करने में कि इन्फ्लेशन का इमीडिएट टर्म मॉडरेशन इज ड्यूरेबल, यानी कि अगर हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो मॉडरेट करने का, उसको कम करने का, तो यह एक ड्यूरेबल है, यानी कि परसिस्ट करेगा ज़्यादा समय तक। इट कैन बी रीएक्टिवेटेड, इसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो डैट फ्यूचर पॉलिसी रिएक्शन आर क्विकर, अगर हम आज इस पे काम करते हैं तो ये हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा। फ्यूचर में हम इसको बहुत जल्द लागू कर सकते हैं। मोर श्योर फुटेड, यह बिल्कुल अगर आज उसको सही तरीक़ा से करते हैं तो नेक्स्ट में यह हम श्योर रहेंगे कि इस तरह करने से यह समाधान आ जाएगा। एंड कोहेसिव, और ये एक दूसरे से मिलकर ही रहेंगे। और यहाँ पे हमारा